Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सर गिरी और आज तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो सेकंड पार्ट कराना था, जिसके अंदर हम सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट और एपीसी एमपीसी जो ये सारी वगैरह चीजें सबके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और सबसे पहला तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो है सेविंग्स फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन को देखते हैं ये होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें सेविंग समझना पड़ेगा। जैसे कंजम्पशन फंक्शन को समझने से पहले हमने कंजम्पशन को समझा, यहाँ सेविंग को समझते हैं। सेविंग्स क्या होती है? द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। मतलब जो कंजम्पशन के लिए हमने खर्च नहीं करे है, जो पैसा बच गया है, उसको हम सेविंग कहेंगे। अब तुम भले वो इन्वेस्ट करो कहीं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाओ, बैंक में जमा करो, लेकिन वो पैसा बचा हुआ है अगर तुम्हारा कंज्यूम करने के बाद कोई सामान, वो तुम्हारी सेविंग कहलाएगी। फॉर सपोज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 100 में से तुमने 50 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो 50 रुपए जो बचे हुए हैं वो तुम्हारी सेविंग हो जाएगी। अब सेविंग फंक्शन को समझते हैं, ये कहता क्या है। सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। ये हमें बताता है कि सेविंग और इनकम में क्या रिलेशनशिप है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग में क्या इफेक्ट आएगा, और अगर घटेगी तो क्या इफेक्ट आएगा। जनरली सेविंग और इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। डायरेक्ट मतलब इनकम अगर बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो सेविंग भी घटेगी। अब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तो क्या तुम 200 रुपए सेव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन अब तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तुम 200 कर पाओगे क्या? हाँ, चांसेस है 200 कर सकते हो। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही है। वही हमें शेड्यूल भी बता रहे हैं। देखो, इनकम 0 से 10 हो गई, 10 से 20, 20 30 40 ऐसे बढ़ रही है। तो कंजम्पशन भी आपका बढ़ गया है, जो हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन में। लेकिन उसके साथ साथ सेविंग फंक्शन क्या हो रहा है? -15 से -10 हो गया है। ये माइनस क्यों हुआ है? हमने ये बात करी थी, यहाँ भी हम कर लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, -15 से -10 हो गया, उसके बाद -5, 0 और 5 बढ़ते रह रही है सेविंग। इनकम जैसे-जैसे बढ़ी, सेविंग भी बढ़ी है। अब यहाँ पे को कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्स एंटे सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग, 2 टाइप की सेविंग होती है। एक्स एंटे सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंटे सेविंग होती क्या है? एक्स एंटे सेविंग मतलब जो प्लान करी होती है तुमने, ये इस पॉइंट को हाइलाइट करना, जो तुमने प्लान करी होती है, डिज़ायर करी होती है। तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपए की जॉब है। अब तुम दिमाग में ख़याली पुलाव बनाओगे कि यार जब मेरे पास सैलरी आएगी ना, इस बार मैं पूरा खर्चा नहीं करूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ 40,000 ही खर्च करूँगा और 60,000 सेव कर दूँगा। तो ये दिमाग में जो तुमने प्लान बना रखा है, सोच रखा है कि 60,000 सेव करूँगा, वो तुम्हारी एक्स एंटे सेविंग हो गई। द प्लान्ड और डिज़ायर्ड सेविंग टू बी मेड बाय ऑल हाउसहोल्ड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज़ कॉल्ड प्लान्ड और एक्स एंटे सेविंग। प्लान्ड सेविंग भी कहते हैं और एक्स एंटे भी सेविंग कहते हैं इसे, क्योंकि इसको हम प्लान करते हैं। ये हमने एक्चुअल में नहीं करी होती है सेविंग, ये ख़याली पुलाव है हमारा कि हम इतनी करेंगे सेविंग। सेकंड है एक्सपोज़ सेविंग। एक्सपोज़ कहता है जो तुमने एक्चुअल ही सेव कर लिया है। दिमाग में तुमने ख़याली पुलाव क्या बनाए थे? 60,000, लेकिन अब जब तुम्हारी सैलरी आई, तुमने 60,000 खर्चे कर लिए, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 40,000 ही बचे अब सेव करने के लिए। तो 40,000 जो एक्चुअली सेव हो गए हैं अब, उसे तुम एक्स पोस्ट सेविंग कहोगे। द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग। कंबाइंड सेविंग की बात कर रहे हैं, हम एक घर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री का पूरा पढ़ते हैं। तो जितने भी लोग हैं उन सबकी सेविंग को जब हम ऐड करते हैं तब एक्सपोर्ट सेविंग निकलेगा। लेकिन वो सेविंग भी कैसी होनी चाहिए? एक्चुअल सेविंग, जो एक्चुअली सेव कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग शेड्यूल कर्व। और यहीं पे को हम जानेंगे सेविंग माइनस से क्यों स्टार्ट होती है। अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और वैसे ही सेविंग भी बढ़ रही है। ये हमने फंक्शन में भी पढ़ा। अब सेविंग माइनस से क्यों हो रही है स्टार्ट, ये देखेंगे। सबसे पहले तो सेविंग ना माइनस से इसीलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि जब हमारे पास जीरो इनकम थी, हमने कंज्यूम करा था 15 का। इतना क्लियर है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं या ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को। तो जब हमारे पास सेविंग ही नहीं थी, हमने 15 रुपए का कंज्यूम कहाँ से कर लिया? हमने उधार लिया होगा ना कहीं से। अब जब हम उधार लेंगे, फ्यूचर में जब हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे, वो हम सेव कर सकते थे, लेकिन सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें उधार भी चुकाना है। तो पैसे कहाँ चले गए? उधार चुकाने में चले गए। इसको एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए का उधार आया कहीं बाहर वाले से, तुम्हारा क्या है ये? उधार। उधार उधार आया 100 रुपए का, 100 रुपए तुमने कंज्यूम कर लिए। अब 100 रुपए जब कंज्यूम करोगे, बाद में कभी पैसे भी कमाओगे तुम। पैसे मान लो इस बार आ गए हैं तुम्हारे पास 1000 रुपए। 1000 में से तुमने क्या करा? 500 का कंज्यूम कर लिया, और करंट वाला 500 इस बार खर्च कर दिए। तो तुम्हारे पास बचे कितने बाकी पैसे? बाकी बचे 500। अब ये 500 तुम पूरे सेव कर सकते थे, लेकिन तुम्हें याद आया, अरे यार मेरे पास उधार भी तो है 100 रुपए का,
तो यहाँ से 100 माइनस करो, तो यहाँ पे को तुम क्या करोगे, 100 यहाँ दे दोगे और तुम्हारे पास 400 ही सेविंग रहेगी अब। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल था तुम्हारे पास कि पैसे बचा सकते थे 500, वो हो गए 400, क्योंकि 100 चले गए उधार चुकाने में। तो ये माइनस का साइन उधार को ही दर्शाता है। उधार के पैसे चुका रहे हैं हम सेव कर सकते थे वो अमाउंट, लेकिन हम भाई उधार के पैसे चुका रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए हम सेविंग ज़ीरो से स्टार्ट ना होके माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं। और माइनस की सेविंग को क्या कहते हैं पता है? सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम को क्या कहते हैं? जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में सेविंग माइनस हो, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस सेविंग्स। जैसे इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको ऑटोनॉमस सेविंग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए से। याद रखना। अब मान लो तुम्हारा कंजम्पशन ए जो है 15 है, बस उसके आगे माइनस लगा दो तुम, तुम्हारी ऑटोनॉमस सेविंग निकल जाएगी। ये फॉर्मूले में भी काम आएगा, याद रखना। अगर तुम्हें कंजम्पशन दे रखे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, खाली माइनस लगा दो, ऑटोनॉमस सेविंग बन जाएगा वो। तो इसको ए कहेंगे तो इसको माइनस का ए। अब कर्व देखो क्या है, यहाँ पे को है 0 पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग हो रही है माइनस से स्टार्ट, अभी बताया क्यों हो रही है। माइनस से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे पॉजिटिव होगी और एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि जितना हम कमा रहे होंगे उतना पूरा कंज्यूम कर ले रहे होंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा होगा। तो कुछ नहीं बचेगा तो सेविंग जीरो हो जाएगी। अब सेविंग जीरो हुई, यहाँ से प्लस होने लग जाएगी सेविंग, और इस पार्ट को हम कहते हैं डिस सेविंग, और यहाँ से हमारी सेविंग से स्टार्ट हो जाएंगी। इस पॉइंट से जीरो से जैसे ही ऊपर जाएगा, ये हमारी पॉजिटिव की सेविंग स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम सेविंग्स कहते हैं। इतना ही था स्केड्यूलर कर्व के बारे में, मैंने बहुत ईजी समझा दिया है ये। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में। अब सेम इन्वेस्टमेंट जानना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ने के लिए। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? अब जो हम पैसा कमा रहे थे, कुछ तो चलो खा दे रहे थे, हम एक्सपेंड कर दे रहे थे, उसको हम कंजम्पशन कहेंगे। जो बच जा रहा था उसे सेविंग कहेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई फिर ये भला? पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग, सेविंग का ही पार्ट है, विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जो यूज करा जाता है, अगर तुम सेविंग का पैसा यूज करो कोई नई कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए, कैपिटल एसेट्स बताऊंगा अभी वो क्या है, लेकिन तुम ये समझो जब तुम सेविंग का पैसा यूज करते हो और पैसा बनाने के लिए और एसेट्स बनाने के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब न्यू कैपिटल एसेट्स क्या है? कैपिटल एसेट्स मतलब बड़े बड़े एसेट्स, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस। इकोनॉमी की बात करें तो ये बड़े बड़े एसेट्स हैं। तो इन सब में जब पैसा जाएगा हमारा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी एक्सेट्रा। लैंड बिल्डिंग में यहाँ जोड़ सकते हो। उसके साथ साथ इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि मैक्रो में हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, तो डैम्स, ब्रिजेस, रोड, ये सब भी एक इन्वेस्टमेंट होगी। और एग्जिस्टिंग फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? पहले से ही हमारे पास मशीनरी थी, अब हमने क्या कहा, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, चलो एक और मशीनरी ले आते हैं, तो वो मान ली इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट इतना सिंपल था। आगे है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जनरली प्राइवेट सेक्टर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कमाने होते हैं पैसे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में की गई हो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव है, एज इट इज डन बाई प्राइवेट सेक्टर, एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इनकम। और ये डिपेंड करता है तुम्हारी इनकम कितनी है और तुम कितना प्रॉफिट चाहते हो। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तुम ज़्यादा पैसा लगाओगे। अगर तुम्हारी इनकम कम है, तुम कम ही कर पाओगे इन्वेस्ट। तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी ये इन्वेस्टमेंट। दैट इज इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब, ये तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया तो इसको काट देना। अपवर्ड स्लोपिंग तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, इनकम के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पे को इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी ऊपर को, ऐसे। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये देखो, ये है वो चार्ट। चार्ट उल्टे उल्टे हो गए हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व ये है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, पहले इनकम यहाँ थी, अब इनकम यहाँ हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट जब यहाँ थी, इनकम कम यहाँ पे को थी, इन्वेस्टमेंट जितनी थी। अब इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ी, इनकम भी बढ़ गई। तो कर्व कैसा गया हमारा, यहाँ से यहाँ को गया, ऊपर को, अपवर्ड स्लोपिंग। हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। कर्व फिर पिछली स्लाइड में जाके दिखाऊंगा तुम्हें कैसा दिखता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर तो करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर भी करती है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा राशन बंटवाती है, बहुत सारे क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी। मैंने अभी तुम्हें बताया इकोनॉमी एज अ होल पढ़ेंगे, तो डैम्स, ब्रिजेस, ये सब जब बना रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इन सारी चीज़ों में। रोड बनाती है, नहीं बनाती?
बिल्डिंग्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाती है बहुत सारे, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराती है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करे उसमें, उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इन्वेस्टमेंट ना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करी जाती है, ये करी जाती है वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए, कंट्री के भले के लिए, कंट्री के लोगों के भले के लिए। और अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर वेलफेयर के लिए करी जाए तो उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन बताएगा तुम्हें। It is not affected by change in investment level. The volume of autonomous investment always remains constant. इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारी इनकम चेंज हो गई ना, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी अरे इस बार बहुत पैसा आ गया मेरे पास, 4-5 डैम्स बना देता हूँ एक साथ। या ऐसा कहेगा यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, इस बार मैं डैम ही नहीं बनाता हूँ। ये फिक्स रहेगी हमेशा। गवर्नमेंट कहेगी अगर पैसा नहीं है उधार लाओ, कंट्री का तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डैम्स बनाओ 1-2 जितना का भी टारगेट है। पैसा ज़्यादा भी आ जाए तब भी कहेगी 2 ही डैम बनाओ भाई, इतने का ही टारगेट था हमारा। और इंडिया में तो खासकर टारगेट से ज़्यादा कोई करना नहीं चाहता है। अब इसका कर्व देख लेते हैं, कर्व कैसा है। कर्व ये रहा, इसको पहले इरेज करते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, कर्व देखो बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तुम ये भी कह सकते हो द कर्व ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी चेंज ही नहीं होती है। इनकम पहले यहाँ थी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, ये था इन्वेस्टमेंट का लेवल। अब इनकम बढ़ गई तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रही, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट को। आगे देखते हैं, आगे है आपका एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी 2 टाइप होते हैं इन्वेस्टमेंट के। अब एक्स एंटे जो तुमने प्लान करा होगा, जो डिजायर करा होगा, दिमाग में ख्याली फुलाओ भाई इतना मैं इन्वेस्ट कर दूंगा स्टॉक मार्केट में, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, दिमाग में बढ़िया बढ़िया ख्वाब देखे तुमने, लैम्बोर्गिनी लूंगा, एक लड़की आ जाएगी मेरे पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे हम कहेंगे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉर्म्स प्लान्स, प्लान करती है, अभी करी नहीं होती है इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो एक्चुअली तुमने इन्वेस्ट करी होती है। द एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इतना सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फॉर्मूले बनेंगे और ये फीचर्स तो तुम भाई स्टार डाल लो, एग्जाम में पूछने वाला है फीचर्स बताओ। 3-4 मार्क्स कहीं नहीं गए तुम्हारे अगर तुमने ये पढ़ लिया। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी पढ़ते हैं। एपीसी क्या कहते हैं हमें? एपीसी कहता है, एपीसी होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब सी बाई वाई कह रहे हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवाइड करो जब तुम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इनकम से, तुम्हारा एपीसी निकल जाएगा कह रहे हैं। और सिंपल टर्म्स में बात करें, द पार्ट ऑफ इनकम विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कितना प्रतिशत हिस्सा एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कंज्यूम करने के लिए खर्च करना चाह रहा है। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम खर्च करना चाह रहे हो 30 रुपए, 60 रुपीज, तो तुम्हारा एपीसी 60% निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम खर्च करना चाह रहे हो 60, अप्रॉक्स में 0.6 आएगा। लेकिन जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, वैसे तो करते नहीं है एपीसी को, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाई 100 और 60% तुम खर्चे करोगे, और एपीसी के कंपैरिजन में 0.6 से खर्चे करोगे, तो इसको एपीसी कहते हैं हम। ठीक है, सिंपल था। देखो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, एज फंक्शन सी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एपीसी कैसे निकलेगा? सी बाई वाई, जो फॉर्मूला भी कहते हैं हमें, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, जहाँ पे को सी होगा कंजम्पशन और वाई होगा इनकम। तो यहाँ पे को सी कितना है? 15, इनकम कितनी है? 0। 0 डिवाइड में आ जाए तो क्या होता है? इन्फिनिटी, या तो डैश कर देना या इन्फिनिटी लिख देना। सेकंड क्या है? सी है 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 आ गया, ये 25, ये 20, ऐसे करके आंसर निकलता जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज है वो है फॉर्मूला तुम्हारा, उसके साथ साथ फीचर्स ऑफ एपीसी। फीचर्स पढ़ लेते हैं जल्दी से, हैं क्या? एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी गिर जाएगा। देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, एपीसी गिरता जा रहा है, 2 से 1.25, 1 फिर 0.875। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब तुम सिर्फ कंज्यूम नहीं करोगे, अब तुम बाकी जगह भी हाथ मारोगे कि मैं सेव भी कर लेता हूँ, मैं इन्वेस्ट भी कर लेता हूँ, तो पैसा पूरा कंजम्पशन के लिए नहीं जा रहा है। अब पैसा जा रहा है तुम्हारा बाकी चीजों के लिए भी, इसीलिए एपीसी फॉल करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन किस केस में? जब कंजम्पशन तुम ज्यादा कर रहे हो इनकम से, दैट इज बिफोर बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है, तो कंजम्पशन और इनकम यहाँ पे को इक्वल है।
तो इससे पहले देखो एपीसी हमेशा 1 से बड़ा ही आ रहा है, क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं अपने इनकम के कंपैरिजन में, और बीईपी के बाद बिफोर बीईपी हमेशा 1 से नीचे हो जाएगा आपका एपीसी। बिफोर बीईपी द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी लेस देन 1 व्हेन सी इज लेस देन वाई। अब देखो एक और चीज़ है, द वैल्यू ऑफ एपीसी 1 भी हो सकता है। कब होगा 1? डिवाइड कर रहे हैं तो 1 कब आएगा? जब दोनों चीज़ें सेम हो, कंजम्पशन और इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम जब सेम होंगे बीईपी में वैल्यू हो जाएगी 1 एपीसी की। नेक्स्ट है एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज़ इवन इफ अवर इनकम इज 0 वी नीड सम कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है, 0 तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पे को भले ही डैश करा था लेकिन इन्फिनिटी आ रहा था, 0 नहीं था। क्योंकि हमारे पास पैसा ना हो तब भी भाई कुछ कंज्यूम करेंगे, हम उधार लेके ही करें भले। मैं हर बार कहता हूँ ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एमपीसी कहा जाता है। एपीसी तो पढ़ लिया, एमपीसी क्या है? MPC refers to the ratio of change in consumption expenditure to change in total income। मतलब रेशियो ये तो डिवाइड होगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज कितनी हो रही है इनकम, ये वाला। मतलब इनकम कितने से चेंज हुई कि तुम्हारा कंजम्पशन कितने से चेंज हो गया। मान लो तुम्हारी इनकम 10 से 20 हो गई और तुम्हारा कंजम्पशन 50 से 100 हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे टर्म्स ऑफ एमपीसी में फॉर्मूला यूज करके, उसे हम एमपीसी ही कहेंगे। बहुत सिंपल कर दिया तो मान ले, ज्यादा दिमाग नहीं डालना है। डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा बाई, फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन लिख लोगे। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। खत्म। अब इनकम बढ़ रही है, देखो यहाँ स्केड्यूल में कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। वाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं वाई नहीं है, डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई मतलब होता है चेंज इन वाई। देखो पहले हमारे पास कितनी थी इनकम नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया, 0 ही लिख दिया। तो ये तो 0 है। पहले 0 थी, अब 10 हो गई, तो हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। पहले 10 थी, अब 20 हो गई। कितने से बढ़ी है? 10 से बढ़ी है, 10 लिख दिया। 20 थी, 30 हो गई। कितने से बढ़ी है? और 10 से बढ़ी है, तो हमने ऐसे लिख दिया। डेल्टा सी होता है कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ है। ऊपर कितनी थी वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे को 0 लिख देंगे। ऊपर की वैल्यू पता होना जरूरी है। यहाँ पे को 15 थी, यहाँ 20 हो गई। कितने से बढ़ गया? 5 से बढ़ गया। वैसे ही सेम यहाँ पे को भी जा रहा है, 5 5 से बढ़ता जा रहा है ये। अब एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे को तो हमें वैल्यू नहीं पता, 0 कर देंगे। यहाँ पे को 0.5 कैसे आया? डेल्टा सी कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 0.5। और सेम गोज फॉर ऑल ऑफ देम। अब इसके कुछ फीचर हैं जो मेन पॉइंट है। एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना उससे बड़ा होगा 1 से, ना 0 से छोटा होगा। माइनस में नहीं आएगा और 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। इफ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, चेंज इन इनकम जब चेंज इन कंजम्पशन के इक्वल हो, तो एमपीसी 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है लेकिन 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? इनकम हो गई है 10 से चेंज, तो कंजम्पशन भी हो गया 10 से चेंज, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1। खत्म। ओके, थोड़ा सा डिवाइस का इशू आ गया था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं फीचर्स के बारे में। इफ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस, मतलब चेंज इन इनकम अगर चेंज इन सेविंग इक्वल होगी, तो चेंज इन कंजम्पशन हमारा 0 होगा। इसका मतलब क्योंकि जितने से इनकम चेंज हुई है वो पूरा ही पैसा हम सेव कर दे रहे हैं, तो कंज्यूम तो करेंगे नहीं उसमें। चेंज इन कंजम्पशन की बात हो रही है, कंज्यूम तो करेंगे फिर भी। चेंज इन कंजम्पशन हमारा 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारी इनकम, ये है सेविंग और ये है कंजम्पशन। ठीक, पहले इनकम थी 100, सपोज कर लो इनकम हो गई 200। ठीक, अब यहाँ पे को हमने क्या करा, यहाँ पे को सेव हमने करा था 10 रुपये और कंज्यूम कर लिया था 90 रुपये। अब हम क्या कर रहे हैं, सेविंग को 110 कर दे रहे हैं, क्योंकि इनकम भी बढ़ी है भाई। बचा हुआ हम कंजम्पशन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे को देखो चेंज कितने से हुई है सेविंग, चेंज इन सेविंग कितने से है? पहले 10 थी, अब 110 हो गई। 100 रुपये से चेंज हो गई है, ठीक है 100 लिख देंगे। उसके बाद इनकम 100 थी, 200 हो गई। कितने से चेंज हुई है? चेंज इन इनकम भी 100 ही है। तो इसका मतलब चेंज इन इनकम जो है वो पूरा हमारा चेंज इन सेविंग में लग गया है। जितनी भी इनकम हमने एक्स्ट्रा कमाई थी सब सेव कर दिया, वो इस बार कंज्यूम नहीं करे। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है एपीएस का। ओके, एपीएस को यहीं साइड में समझाते हैं आपको। एपीएस और एमपीएस के बारे में है दिस साइड। ओके, फीचर्स ऑफ एपीसी है ना, इसको एपीएस कर लो। जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है। उसके अंतर्गत इसका फॉर्मूला होता है, जैसे इसका फॉर्मूला था सी अपॉन वाई, वैसे ही एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। जहाँ पे एस होगी हमारी सेविंग्स और उसके साथ साथ वाई तो इनकम होगी, जैसा हमने पहले डिसाइड करा था। तो सेविंग बाई जब इनकम करें हमारा एपीएस निकल जाएगा। अब एपीएस के भी कुछ फीचर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तुम ये बुक में देख सकते हो। क्योंकि सिमिलर फीचर है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ एमपीसी था, इसको अब एमपीएस कर दो, फीचर्स ऑफ एमपीएस। जैसे यहाँ पे को चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग था, वैसे ही एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, सी के बदले एस डाल दो बस, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इनकम कितने से चेंज हुई, सेविंग कितने से चेंज हुआ, अगर डेल्टा लगे आगे इसका मतलब चेंज की बात कर रहे हो। और फीचर्स इसके वही सिमिलर है, तुम जाके देख सकते हो। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, सिंपल से टॉपिक थे इस बार एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।